नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं अपना बिहार। पिछले 3 दशक से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति की बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में लालू का अंदाज नजर नहीं आएगा। हाल यह है कि आरजेडी के पोस्टर से भी लालू गायब हो गए हैं। जिस लालू ने तेजस्वी को अपनी सियासी विरासत सौंपी, आज उसी लालू की छवि से खुद को बाहर निकालने की कोशिश में है तेजस्वी। 1990 से 2015 तक जिस लालू के इर्द गिर्द बिहार चुनाव होते रहे और जिस आरजेडी का मतलब लालू माना जाता रहा, वो लालू पोस्टर से गायब है और आरजेडी का नया पोस्टर बॉय तेजस्वी नजर आते हैं। जेडीयू ने पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर गायब होने पर कहा कि तेजस्वी यादव खुद ये मानते हैं कि आरजेडी का 15 साल का शासनकाल सम्मानित शासनकाल नहीं था। वहीं पोस्टर से लालू की तस्वीर गायब होने पर आरजेडी सफाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस भी आरजेडी का बचाव कर रही है। ये एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है स्टेट में कि लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल का कार्यकाल था वो भारी भरकम कार्यकाल था। वो हमारे लिए, तेजस्वी जी के लिए एक्स्ट्रा बैगेज है, क्योंकि जो जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह के होना नहीं चाहते हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने खुद माफी मांगे ना। तेजस्वी जी ने तो खुद माफी मांगा है, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो मानते हैं कि जो उनका कार्यकाल था वो सम्मानित कार्यकाल नहीं था, तभी तो माफी मांग रहे हैं ना। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता लालू प्रसाद जी का तस्वीर अपने दिलों में लगाकर रखी हुई है। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा हो चुके हैं। उसी विचारधारा को आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ने का काम श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल है और हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसलिए तेजस्वी यादव जी का तस्वीर है। हमारे विरोधियों को तेजस्वी यादव जी के नाम से क्यों पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, हम लोगों के मिथिलांचल में कहावत है क्या कि जिसका जो बरुआ होता है उसी का मरवा बनता है, उसी की गीत गाई जाती है। तो तेजस्वी जी भावी नेता हैं, बिहार के प्रतिपक्ष का भी नेता है वर्तमान में, और भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, समझे ना। तो इसलिए उनका गुणगान होना चाहिए। नंबर 2, लालू जी का जो कैरियर 1974 ईस्वी से छात्र आंदोलन से अभी तक कर रहा है, तो वो अब बिहार तक लालू जी थोड़े सीमित हैं। लालू जी पूरे देश दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनका पोस्टर लगे न लगे लोगों के दिल में वो बसते हैं। हालांकि आरजेडी के लिए भले ही लालू अब जरूरत नहीं रह गए हों, लेकिन विरोधियों के लिए लालू आज भी जरूरत है। शायद यही वजह है कि आरजेडी के पोस्टर से लालू भले ही गायब हैं, लेकिन विरोधियों के पोस्टर पर लालू ही हैं, जिनके नाम का इस्तेमाल कर विरोधी आरजेडी के खिलाफ अपनी सियासत कर रहे हैं। हम लालू यादव को फोकस क्यों करेंगे? हम तो जो काम किए हैं उसको फोकस करेंगे ना भाई। हम तो हमने हर समय ये फोकस किया है कि हमको किन परिस्थितियों का बिहार मिला। तो 15 साल बनाम 15 साल आपने बोला है सर, इसी चलते ये सवाल पूछ रहे हैं ना? नहीं, ये तो आप बोलते हैं 15 साल बनाम 15 साल, हम तो बोलते हैं कि किन परिस्थितियों का बिहार मिला। क्या परिस्थिति थी जब हमको बिहार मिला? वैसे आरजेडी का मतलब लालू यादव रहा है। माना जाता है कि लालू यादव के नाम पर ही आरजेडी का वोट बैंक है। सवाल है कि पोस्टर से लालू का गायब होना क्या आरजेडी के पूर्व वोटर स्वीकार कर लेंगे? पटना से संजय के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए के सेनापति नीतीश कुमार हैं तो आरजेडी के तेजस्वी यादव। ऐसे में लड़ाई 2 चेहरों के बीच है, लिहाजा पोस्टर में केवल तेजस्वी की तस्वीर है। इन्होंने कहा कि हमारा चेहरा नीतीश होगा, हमारा चेहरा तेजस्वी है। 2 चेहरों के बीच में इस बिहार को फैसला करना है, और चेहरों के पीछे लालू भी खड़े हैं, जगदानंद भी खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है, पूरा बिहार खड़ा है। जिस तरह उनके पीछे भाजपा खड़ी, और यहाँ सभी लोग जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो कम्युनल फोर्सेस को हटाना चाहते हैं, तेजस्वी को आगे खड़ा के, सेनापति तो आगे खड़ा होता ही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए जल्द सीटों का ऐलान कर देगा। साथ ही मैनिफेस्टो जारी करने के लिए लोगों का सुझाव लिया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया, लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जनता अपनी राय सुझाव पत्र में भी डाल सकती है। उन्होंने कहा कि एनडीए का जो घोषणा पत्र होगा उसके प्रारूप में सभी दलों के लोगों की राय ली जाएगी और इसके तहत विभिन्न
स्थानों पर जा करके जो वहाँ के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, किसान भाई हैं, उन सभी से हम एक रथ के द्वारा उन सभी के विचार और राय ले रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि जनता अपने विचार एक मिस्ड कॉल के माध्यम से भी, जिसका नंबर है 6357। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के ऑफिस में टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। आरजेडी के ऑफिस में भी बड़ी संख्या में लोग बायोडाटा के साथ पहुंच रहे हैं। सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं सभी कार्यकर्ता। आज शाम जगदानंद सिंह खुद बाहर निकले और टिकट के दावेदारों से बात की। उन्होंने कहा कि हर किसी की दावेदारी पर विचार किया जाएगा और एनडीए को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ाई होगी। जी, हम 12 नरकटिया विधानसभा पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है। वहाँ से जी हम भावी प्रत्याशी के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल के भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में हम बायोडाटा दिए हुए हैं। पूर्व में बायोडाटा दिए हुए हैं प्रदेश कार्यालय में। उसी के संदर्भ में जी जगदानंद बाबू को बता रहे थे कि हमको सर मौका दिया जाए। हम लगातार 2003 से राष्ट्रीय जनता दल में काम किए हैं कि एक साथ मिलकर के संविधान विरोधी ताकतों को, अत्याचारियों को, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों को, तबाह करने वाले नौजवानों को, इन लोगों को हम लोग निश्चित रूप से बिहार में रोकेंगे। इसलिए कि देश में भी इन्हें रोकना है। एक बार बिहार में हमारी सफलता इस मुल्क को, विधान और संविधान को बचा लेगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। खबर है कि आरजेडी छोटे सहयोगी दलों को उतनी ही सीटें देने को तैयार है जितने पर उनके प्रत्याशी मजबूत हैं। इस फॉर्मूले पर आरएलएसपी और वीआईपी जैसी पार्टियां मंजूर नहीं है। दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने का है। वहीं जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन कुछ भी कर ले, जीत एनडीए की ही होगी। नहीं, महागठबंधन में सभी सहयोगी दलों के बीच में सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। कहीं कोई किचकिच नहीं है। लेकिन एक बात, दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक कर पीता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सब लोगों ने सबक लिया है और हमारा ये मानना है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा, इस पर हम मंथन कर रहे हैं। कोई भी सीट जो है जीतने के लिए लड़ा जाता है कि हाँ यहाँ से हमारी जीत हो, और हर पार्टी की अपनी दावेदारी होती है कि उनकी वहाँ पे जीत हो। तो इसके लिए मजबूत कैंडिडेट तो चाहिए ही, जो कैंडिडेट ग्राउंड जीरो पे खड़ा है, लोगों के लिए खड़ा है। हम लोग देखेंगे कौन यहाँ पे जीत सकता है, उस तरीके से हम लोग अपने लोगों को उतारेंगे। हमारे लिए जीत मायने रखता है, सरकार बनाना मायने रखता है। हमारे लिए कोई आदमी व्यक्ति विशेष एडजस्टमेंट करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारी जो पार्टी के जो भी पदाधिकारी है वो पार्टी के लिए समर्पित है। कहाँ का महागठबंधन है भाई, कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दीपंकर भट्टाचार्य कहते हैं बिल्कुल मंजूर नहीं है, सम्मानजनक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कभी भाग के कांग्रेस के घर में जाते हैं, कभी आके इनसे मुकेश सहनी से मिलते हैं। कहाँ इन लोग, न विश्वसनीयता है, न इनकी कोई अपनी नीति है, और तेजस्वी को नेता मानने को तैयार भी नहीं होते हैं, क्योंकि मन कचोटता है अंदर से कि कैसे 8वां फेल को नेता मान लें। बहुत समस्या है इन लोग। पीएम मोदी 21 सितंबर को सड़क और पुल से जुड़ी 7 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 14,287 करोड़ रुपए है। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल भी शामिल है। सौगातों की 5वीं किस्त, गांधी सेतु के समानांतर बनेगा पुल, विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार को सौगात देंगे। इस बार 14,287 करोड़ की सड़क योजनाओं का शिलान्यास होगा। इस शिलान्यास में 3 महासेतु और 4 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। गांधी सेतु और विक्रमशिला सेतु के समानांतर और फुलौत में 4 लेन का पुल और रजौली, बख्तियारपुर, पूर्णिया, नरेनपुर और कन्हौली, रामनगर, आरा, मोहनिया के सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री जिन 7 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, उसमें उत्तर से दक्षिण बिहार के आवागमन के लिए महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 1 किलोमीटर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। अप्रोच रोड सहित 14.5 किलोमीटर इस पुल में 4 लेन होंगे।
भागलपुर स्थित विक्रमशिला पुल के समानांतर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल और कोसी नदी में NH 106 पर वीरपुर बिहपुर में 28.93 किलोमीटर अप्रोच सहित पुल का निर्माण होगा। इन पुल और सड़कों के बनने से अब सफर की दूरी घट जाएगी। सड़क पुल योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री 31 मार्च 2021 तक बिहार के 45,945 गांवों को भारत नेट के ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का भी शुभारंभ करेंगे। योजना है कि बिहार के सभी गांवों को केंद्र सरकार ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाकर इंटरनेट से जोड़ेगी। भारत सरकार के संचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। ये पुस्तक सुल्तान अलमुद्दीन नामक एक युवा लेखक ने लिखी है। सुल्तान ने नरेंद्र मोदी से उस समय मुलाकात की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब वो मोदी से मिले तब उनसे काफी प्रभावित हुए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, 2-3 ट्वीट किया मैंने, बुक में उसको लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक SMS लिंगो में था। कोई भी आप सोच नहीं सकते कि उस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपको बुलाएगा। मैंने 20 मार्च को रात के 4 बजे वो ट्वीट भेजा था। जब मैंने उनके बारे में एक बुक पढ़ी और मूवी पढ़ा तो मुझे वो लगा। वो ट्वीट को पढ़ के माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया। 1 अप्रैल 2010 को मेरी पहली बार उनसे मीटिंग हुई और वो मीटिंग मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा मुझे बहुत सारी चीज़ों का मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिला मोदी जी का। 2008 में तब उसमें नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि जो लोग कभी गुजरात नहीं आए, जो गुजरात से बाहर रहते हैं, वो बिना एक दिन भी यहाँ आकर रहे हुए और गुजरात के बारे में एक गलत धारणा बना लेते हैं। और उन्होंने सुल्तान से पूछा कि आप इतने दिनों से गुजरात में हैं, आप कभी असुरक्षित महसूस किया आपने? आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ इसलिए कोई भेदभाव हो रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? और उसी प्रकार इन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने मुख्यमंत्री रहते मुसलमानों के लिए क्या किया? तो उसका जो उत्तर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, एक तो उन्होंने ये बताया कि SS खंडावाला ये गुजरात के पहले मुस्लिम DGP थे जिनको नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात का DGP बनाया गया। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस जब्त की है। जिस कार से चरस बरामद हुई उस पर महाराष्ट्र का नंबर है। इस मामले में कार पर सवार 4 लोगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि कार से महाराष्ट्र के उस्मान सफी और विजयवंशी पार्षद को पकड़ा गया, जिनकी निशानदेही पर और गिरफ्तारी हुई। एक स्विफ्ट डिजायर कार को इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद उसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में एक लाल बैग में 52 पैकेट में नशीला पदार्थ चरस जैसा बरामद हुआ है। इसका कुल वजन 26 किलो और 434 ग्राम है। उस्मान सफ़ी और विजयवंशी प्रसाद दोनों ही कुलार महाराष्ट्र राज्य के हैं और ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मुजफ्फरपुर से ये चरस खरीद कर और महाराष्ट्र जा रहे थे। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध 10 मीटर में टूट गया, जिसके कारण कई गांव में पानी फैल रहा है। पानी सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसल को भी डुबा चुका है। अभी भी कई जगहों पर कटाव हो रहा है, जिससे मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। जल संसाधन विभाग की टीम बांध की मरम्मती का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। खबर यह भी है कि दयालपुर कछुआ बहियार के पास भी बदजान बांध कटाव की चपेट में आ गया है और वहां भी पानी का बहाव तेज हो गया है। अगर बांध जल्दी दुरुस्त नहीं हुआ तो संकट और भी बढ़ सकता है। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा के दिन गीत संगीत के नाम पर बारबालाओं के ठुमके का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 0 माइल स्थित महाकाल मोटर्स कंपनी का बताया जा रहा है, जहां सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना परमिशन के ही देर रात तक गीत संगीत के नाम पर बारबालाओं के ठुमके लगते रहे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीनियर एसपी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बराड़ी थाने में महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज करा दिया है।
लॉकडाउन के बाद शहर के कई निजी डॉक्टरों और निजी क्लिनिकों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। फीस बढ़ने से गरीबों को काफी परेशानी हो रही है। मुंगेर में आरजेडी विधायक ने डीएम के सामने ये मामला उठाया और इस पर रोक लगाने की मांग की है। विधायक का कहना है कि कोरोना काल में काम बंद है, ऐसे में गरीब इतनी महंगी फीस देकर कहां से इलाज करा पाएगा। वहीं आईएमए का कहना है कि निजी नर्सिंग होम ने फीस बढ़ाए क्योंकि मरीज कम आ रहे हैं और नर्सिंग होम का मेंटेनेंस भी करना है। ये सरासर गलत है। डीएम डॉक्टर लोगों को बैठाकर इस पर विचार करें और इस पर कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे तब इसके खिलाफ में लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। जो भी फीस बढ़ाया गया कोई बहुत तो नहीं बढ़ा है और खासकर कुछ नर्सिंग होम्स में कुछ फीस बढ़ा है। उसका मेन कारण ये है कि पेशेंट बहुत कम है। नर्सिंग होम का खर्चा पहले से 3 गुना बढ़ गया है। हर स्टाफ को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए डेली का खर्चा काफ़ी बढ़ गया है।